नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र किलानौत। आज बात राजस्थान के सीमांत क्षेत्र की करेंगे। जी हां, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता हुआ एक बड़ा इलाका जहां पर दो बड़े युद्ध लड़े गए। वो पूरा इलाका रेगिस्तान से घिरा हुआ है, रेत का समंदर है और सरकार की कोशिशें रहती हैं कि वहां पर तरह तरह के कार्यक्रम उस क्षेत्र के विकास के लिए चलाए जाएं। आज उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजेंद्र सिंह बिहाड़। बिहाड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहाड़ साहब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और सीमांत क्षेत्र के रहवासी हैं। साथ ही सीमांत क्षेत्र के जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को बारीकी से देखते हैं और उन्हें गंभीरता से उठाते हैं। बिहाड़ साहब, मैं बात कर रहा हूँ 1980 में एक गजेटर आया था डेजर्ट नेशनल पार्क का। चूँकि नेशनल पार्क को लेकर तमाम तरह की गाइडलाइन होती हैं, सेंचुरी को लेकर अलग तरीके की गाइडलाइन होती हैं, तो मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ कि जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, कितना उस योजना का इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर हो पाया और वहाँ के लोगों को उस योजना का, उस नेशनल पार्क का कितना लाभ मिल पाया? देखिए, आप इसको यूं समझिए, लाभ मिलने का तो सवाल ही नहीं है। डेजर्ट नेशनल पार्क नाम का एक बड़ा मिथ है जो रचा हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा। जैसा आपने फरमाया कि 80 में पहली बार ये नोटिफाइड हुआ और उसके बाद में कोई फाइनल नोटिफिकेशन टिल टुडे नहीं हुआ। तो ये कोई नेशनल पार्क नहीं है, एक सेंचुरी है, मरु उद्यान अभ्यारण्य है, जिसको ये डेजर्ट नेशनल पार्क के नाम से पुकारते हैं। ऑफिशियली नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर सिर्फ 3 हैं। वो इनकी जो आपकी ऑफिशियल है वन विभाग की, उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे। ये जो हमारे 8 अभ्यारण्य हैं उनमें से एक है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, आप इस मुद्दे की ग्रेविटी को ऐसे समझिए कि इतनी बड़ी आबादी इस क्षेत्र में, 90 गांवों की 1.25 लाख की आबादी है, जिसमें 2 विधानसभा क्षेत्र सीऊ और जैसलमेर और 2 जिले बाड़मेर और जैसलमेर कवर होते हैं। और इस सीमांत क्षेत्र पर जैसा आपने कहा कि 2 युद्ध लड़े गए, तो ये युद्ध जो है केवल फौज ने नहीं लड़े थे। ये इतनी बड़ी जो देशभक्त आबादी यहाँ रहती है, जो नेशनलिस्ट पॉपुलेशन वहाँ रहती है, उसने भी जो है सेना के साथ कदम से कदम मिला करके सहयोग किया, तब जो है भारत की सेना वहाँ कामयाब हुई थी। लेकिन इतनी बड़ी नेशनलिस्ट आबादी के ऊपर ये डेजर्ट नेशनल पार्क नाम का एक सर्प कुंडली मार के बैठ गया। किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाएं जो है, चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, अस्पताल हो, या मान लो कृषि कुएं का खोदना हो, कृषि कुएं पर बिजली का कनेक्शन हो, केसीसी का ऋण हो, कुछ भी किसी भी तरह के विकास के ऊपर हर तरह का रोड़ा हो गया। आप आज पूरा देश जो है 5G का जश्न मनाने जा रहा है। पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो है IT की रिवोल्यूशन आ गई है। और आपको ये जान के ताजुब होगा कि आज भी सैकड़ों गांव केवल मोबाइल टावर से, किसी भी तरह की कनेक्टिविटी जो है दूर संचार की, उससे वंचित है। बिहाड़ साहब, जो सीमांत क्षेत्र है उसके विकास को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। रिफाइनरी को लेकर एक बहुत बड़ी बात है कि उस क्षेत्र में रिफाइनरी की, वहाँ रोजगार के अवसर लोगों को मिले। सोलर प्लांट को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। तो आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसी क्या समस्या है, ऐसी क्या दिक्कतें हैं जब पूरे रेगिस्तान के क्षेत्र को इस तरह की योजनाओं का लाभ मिला है? तो आप पर्टिकुलर किस इलाके की बात कर रहे हैं जिन 90 गांवों का आपने उल्लेख किया? मैंने आपको कहा ना कि ये पूरा जो इलाका है 1900 वर्ग मील में जो है वो फैला हुआ जैसलमेर में, 1200 वर्ग मील में बाड़मेर जिले में। इसके जो 90 गाँव हैं, इन गांवों के अंदर, जिसको ये डेजर्ट नेशनल पार्क का एरिया मानते हैं वन विभाग के लोग, इन 90 गांवों में किसी भी तरह की सरकारी स्कीम जो है वो धरातल पर नहीं आ रही है। और आप देखिए, मरु विकास कार्यक्रम चलता है, कोई कार्यक्रम चलो, किसी भी तरह के कार्यक्रम के लिए जो है इनकी अड़चन है। ठीक है, अब आप देखिए, आप मरु विकास कार्यक्रम को छोड़ दीजिए, ये भारतमाला की सड़क जो है भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है, ये आप भी जानते हो, पूरे बॉर्डर क्षेत्र में बन गई। और हमारे सुंदरा से लेके केसर सिंह का तला का जो पैच है इन्होंने छोड़ दिया, जबकि वो डेजर्ट नेशनल पार्क के एरिया भी नहीं आता है, वो इको सेंसिटिव जोन है। उसके बावजूद जो है
न तो जो अधिकारियों की जो इग्नोरेंस के कारण और इनकी बदमाशी के कारण और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सोए रहने के कारण। आप देखो कि सेंचुरी ये कोटा में सवाई माधोपुर में जो है अभयारण्यों के बीच में से 4 लेन निकल गए, और ऐसा हमने वहां क्या बिगाड़ा? जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है उसके ऊपर भी इन्होंने कुंडली मार दी और इतने समय से वहां रुकी हुई पड़ी है। ठीक है, तो मेरे आप इससे समझ जाओ कि वहां कोई दूसरा रोजगार का साधन नहीं है, पशुधन है या खेती है। अब जमीन में पानी है और किसान वहां अपना कृषि कुआं नहीं खोद सकता। ठीक है, कृषि कुआं खोद दिया तो उस पर जो है बिजली का कनेक्शन नहीं ले सकता, बरसों से जो लोग हैं कनेक्शन के लिए। तो हर चीज में इन्होंने क्या किया, एक नियम बना हुआ है कि भाई हर 10 साल बाद इस इलाके के मैनेजमेंट प्लान की एक मीटिंग होगी जिसमें अलग अलग महकमों के नोडल अधिकारी वो जो है वन विभाग के सामने अपना रोड मैप पेश करेंगे। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये अधिकारी लोग न तो मैनेजमेंट प्लान की मीटिंग में जाते हैं, और 10 साल में मैनेजमेंट प्लान की मीटिंग होने का मतलब है 10 साल में तो सरकारें बदल जाती है, कई स्कीमें डंब हो जाती है। तो इस इलाके के लिए एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि 1.25 लाख आबादी, जिसको मैं राष्ट्रवादी आबादी कहता हूं, जो नेशनलिस्ट आबादी है, देशभक्त आबादी है, उसके साथ इस तरह से बॉर्डर पर जो है इस नियम के नाम पे बदमाशी करना, ये बहुत बड़ा अन्याय है। सबसे शांत बॉर्डर माना जाता है जहां किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां नहीं होती। और आपने कहा कि न केवल सेना ने युद्ध लड़ा, 71 के युद्ध की तो एक ऐसी कहानी है कि वहां के सीमांत क्षेत्र के जो रहने वाले नागरिक थे, दोनों ही युद्धों में उस समय तो संसाधन कहाँ थे फौज के पास में? उनको पानी की सप्लाई है, उनको स्थानीय राशन की सप्लाई है, उनको रस्तों का असिस्टेंस है, और लोकल लोग हथियारों के साथ में उनके साथ रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी किसी भी मुल्क में इस तरह से सीमावर्ती क्षेत्र में आपको जो आबादी रहती है। आपने जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी बात कही कि वहाँ के जनप्रतिनिधियों की बड़ी सुस्ती है, क्योंकि 2 विधानसभा क्षेत्र का वो जो पूरा इलाका है, तो क्या सरकार के ध्यान में अभी तक ये पूरा मुद्दा नहीं है? 90 गांव आपने बताई, एक बहुत बड़ी आबादी है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो सरकार ने अब तक क्यों ध्यान नहीं गया सरकार का? क्या ऐसे कारण रहे, या फिर वहाँ के लोगों की सुस्ती कह सकते हैं? क्यों नहीं गया ये तो क्यों नहीं गया ये तो आप सरकार से पूछो, सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया? जब सरकार का वहाँ पूरा अमला रहता है, सरकार के पास पूरी सूचनाओं के जब सुविधाएं साधन रहते हैं, तो नहीं जाना, ये मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये लापरवाही तो है। स्थानीय जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और स्थानीय जो प्रशासन है उसकी तो बड़ी लापरवाही है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि नियमानुसार अभ्यारण्य के अंदर अभी इन्होंने एक परिवेश पोर्टल प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया 2018 में। उसमें फिर जो है 90 दिन में आपको कोई भी विकास कार्य की सैंक्शन के लिए पूरा प्रोसेस बना हुआ है, और वो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के पास आता है फाइनल सैंक्शन के लिए। उसके चेयरमैन चीफ मिनिस्टर है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक सिंगल अर्जी किसी भी महकमे के अधिकारी ने ये नहीं दी कि हमको यहाँ बिजली लगानी है, हमको यहाँ ये भवन बनाना है, या हमको यहाँ पर सड़क बनानी है। किसी भी तरह की सिंगल पेंडेंसी नहीं है परिवेश पोर्टल पर हमारे डीएनपी एरिया में। तो आप इससे समझ जाना चाहिए कि न तो नेताओं को इंटरेस्ट है और ना वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को, प्रशासनिक अमले को इंटरेस्ट है, और पब्लिक तो बेचारी सीधी है, उसको पता ही नहीं है क्या नियम है। ठीक है, अब हम एक बात और कह रहे हैं आपको, इस सब का जो इलाज है कि ये गोडावण संरक्षण का क्षेत्र है, तो गोडावण संरक्षण का क्षेत्र है। वन विभाग भी मानता है कि 40-50 गोडावण इस क्षेत्र में है, हम भी मानते हैं गोडावण का संरक्षण होना चाहिए, विलुप्त होने वाली प्रजाति है, और वन्य जीवों का संरक्षण भी होना चाहिए, पूरे रेगिस्तान के वन्य जीवों का संरक्षण पूरी तरह से होना चाहिए, लेकिन लोगों की कॉस्ट पर नहीं होना चाहिए। उसका इलाज ये है कि आप इस पूरे बेल्ट को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दो, और जो कोर एरिया है जिसमें गोडावण है, जो सुधाश्री बेल्ट है 200 वर्ग मील का, उसके अंदर सारी एक्टिविटीज को रोक दो, बाकी एरिया को आप बायोस्फीयर रिजर्व कर दो, ताकि ये हमारे ऊपर जो है सेंचुरी एक्ट के नियम लागू नहीं होंगे। और बायोस्फीयर रिजर्व हो जाने से यूनेस्को के फंड से आसपास के गांवों का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो कच्छ में हो रखा है, हमारा पड़ोसी स्टेट है, वहां से जो है 150 किलोमीटर आगे जो है कच्छ के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व है, तो कच्छ की तर्ज पर ये बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हो जाए, ये हमारी डिमांड है, पूरी ताकत के साथ डिमांड है। और सरकार यदि ठीक भाषा में नहीं मानेगी तो हमको जिस भाषा में सरकार समझती है उस भाषा में हम आने वाले दिनों में इस मांग को। इन सबके नियम भी अलग अलग होते हैं, बायोस्फीयर के अलग नियम होते हैं, बिल्कुल। पार्क के। हाँ, हम ये कह रहे हैं नेशनल पार्क में तो आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, फिर सेंचुरी में कुछ रिलैक्सेशन है, सेंचुरी नेशनल पार्क का फर्क है, और फिर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो है इको फ्रेंडली एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, उसमें रिलैक्सेशन है। तो पर्यावरण भी बचा रहेगा, वन्य जीवन भी बचा रहेगा, स्थानीय विकास भी हो जाएगा। ये सारी जो चीजें हैं
जिनको मतलब जो जरूरत है। और मैं फिर अपनी ओर से दोहरा के आपको कह दूं कि इस जो है सीमावर्ती सीमांत क्षेत्र की इस देशभक्त और राष्ट्रवादी आबादी को इस तरह से ट्रीटमेंट करने का अधिकार सरकार का नहीं है। जी, ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि 1980 में ये गजेटर निकला और उसके बाद में ये एक नेशनल पार्क थोप दिया गया वहाँ की जनता को। और पिछले एक 40-42 साल का एक बहुत लंबा टाइम होता है और उसमें कितनी ही योजनाएं सरकारों की आई, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, तो एक बड़ी आबादी सरकार की योजनाओं से आप देखिए कि नरेगा तो कानूनन राइट है रोजगार प्राप्ति का प्रत्येक हिंदुस्तानी का। जी, नरेगा का एक्ट उस एक्ट इलाके में लागू नहीं हो सकता। तो आप वहाँ के लोगों को नरेगा के तहत भी रोजगार, मैं वो तो कह रहा हूं ना आपको कि नरेगा तो कानूनन राइट है जी, उसका जो है लीगल राइट है नरेगा के माध्यम से 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने का। लेकिन वो उस इलाके के 90 गांवों की 1.25 लाख आबादी नरेगा के एक्ट के तहत भी कवर नहीं हो रही है। तो इससे ज्यादा मतलब बदमाशी की बात क्या हो सकती है। तो मैं आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर साहब से भी कहना चाह रहा हूं कि वो वाइल्ड लाइफ बोर्ड के चेयरमैन है और स्टेट के पास में ये अख्तियार है, अधिकार है कि वो जो सेंचुरी के अंदर रखरखाव परिवर्तन उन सबको वो कर सकती है। तो वो अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए इसको जो है बायोस्फीयर रिजर्व के लिए यहाँ से रिकमेंड करे सेंटर को, और जो छूट मिल सकती है विकास में, जो सेंचुरी एक्ट के तहत भी विकास में छूट है, उस छूट को लागू करे ताकि ये पूरी आबादी जो है इसको रिलीफ मिल सके। हमारा मुख्य बात ये है कि साहब इतना बड़ा पशुधन, राजस्थान का सर्वाधिक गोपालन का इलाका यही है, सर्वाधिक भेड़ बकरी पालन का इलाका। गोपालन को लेकर बहुत योजनाएं हैं सरकार की। पिछले बजट में आप कोई योजना लाओ साहब, लेकिन वो योजना तो वहाँ जमीन पे उतरे तब है ना। ठीक है, इसलिए तो मुझे लगता है कि जब आपने कहा कि सरकार की किसी भी तरह की योजना वहाँ पर पिछले 40-42 साल में लागू नहीं हुई, तो इसका तो एक बहुत बड़ा असर वहाँ के सामाजिक जनजीवन पर जरूर पड़ा होगा। उसे आप किस तरह से बड़ी आपको प्रति व्यक्ति आय पर इसका असर पड़ा होगा। ये सबसे आप हिंदुस्तान का जो मोस्ट बैकवर्ड ब्लॉक है, आप इसको यूं मान लो, पर कैपिटा इनकम के लिहाज से जो हिंदुस्तान के वो पैचेज जहां पर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है पर कैपिटा इनकम का इलाका है। ठीक है, तो ये उस सामाजिक परिवर्तन की बात, प्रभाव की बात आप जो कर रहे हो, आप ये देखो कि बहुत से ऐसे घर हैं जहां इस इलाके में शादियां नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि रोजगारी का प्रश्न बड़ा है। जब रोजगारी नहीं है उस इलाके में तो किस तरह से जो है घर के अंदर समृद्धि आएगी, बाकी सारी जो उनके सामाजिक रिश्ते नाते बनेंगे। ठीक है, तो बहुत गंभीर विषय है, कोई ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं है। ठीक बात, आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, संवेदनशील इश्यू है जिसको संवेदना से और ह्यूमन एंगल से हमको टैकल करने की जरूरत है। अब तक किस तरह के प्रयास हुए इस दिशा में? क्या आपने इस मुद्दे को उठाया है? नहीं, आप मैंने सीमांत ही नहीं, क्षेत्र के जन सरोकारों के मुद्दों पर मैंने ही नहीं, बहुत मेरे से पहले भी और तो उस पर कोई असर हुआ? किसी सरकार का कोई बात हुई, कोई मीटिंग हुई? हाँ, एक जो वहां पर हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में एक राष्ट्रवादी संगठन काम कर रहा है, सीमा जन कल्याण समिति, उन्होंने भारत सरकार से इस विषय पर बात की थी और भारत सरकार ने सीमा जन कल्याण समिति के बात करने के बाद में कुछ चेतना आई और एक अधिकारियों का दल अभी इन दिनों में एक विजिट पे आया। तो कुछ कृषि कुओं के अंदर हमारे को छूट मिलने की हमको पूरी संभावना है। वो इंटरवेंशन जो है सीमा जन कल्याण समिति के कारण हुआ। सीमा जन कल्याण समिति ने फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात करी, भूपेंद्र यादव से सीधी। तो हमको पूरी उम्मीद है कि करीबन 60-70 किसानों को इससे रिलीफ मिल जाएगी कि वो कृषि कुओं के जो कनेक्शन है वो उनको मिल जाएंगे। तो वो उन्होंने बात करिए, प्रॉपरली बात करिए, उचित प्लेटफॉर्म पर बात करिए। इसके सिवाय भी मेरे से पहले भी कुछ लोगों ने बात की है, लेकिन प्रॉपरली इस समस्या के समाधान के लिए अभी जिस तरह से गंभीरता से प्रयास होना चाहिए था उसकी बड़ी लेख रही। अब पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हैं, सोलर प्लांट की बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हैं और बाकी विदेशों से कंपनियाँ आई हैं। तो क्या उन कंपनियों में वहाँ का जो क्षेत्र आप बता रहे हैं, 1.25 लाख की जो आबादी है, उन कंपनियों की क्या गतिविधियां हैं वहाँ पर? नहीं, वहाँ कोई गतिविधि होनी। वहाँ मैं कह रहा हूँ ना, जब मनरेगा एक्ट लागू नहीं, जमीन का एक बहुत बड़ा इशू है उस इलाके में कि कंपनियों को जाने के बाद में नहीं, वो अलग इलाका, वो उसको छोड़ो। ये जो इलाका है इसमें तो कोई, मैंने जब आपको कहा कि मनरेगा का एक्ट भी नहीं है, ठीक है, कंपनियां अलग इलाकों में काम कर रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो इस इलाके में आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक है,
वो रोजगारी तो साल 6 महीने की है, ठीक है। और स्थायी रूप से पशुधन की जमीन चली जाएगी, वन ये पर्यावरण खराब हो जाएगा, जमीन तो बंजर पूरा हो जो जाएगी। रेगिस्तानी क्षेत्र है उसको आप बायोरिजर्व कर दो, हमें क्या दिक्कत है। हम तो ये कह रहे हैं कि गाँवों का विकास नहीं रुकना चाहिए, आम आदमी की सहूलियतें नहीं रुकनी चाहिए। जी। फॉरेस्ट अपनी जमीन लेके बैठे ना, वो वन्य जीवों का संरक्षण करे, हम इसके पक्ष में हैं। वन्य जीवन, मानव विकास, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के संपूरक है, हम ये कह रहे हैं। जी। तो ये थे राजेंद्र सिंह भियाड़, भाजपा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने एक सीमांत क्षेत्र के गंभीर विषय पर अपनी बात रखी। और यह जरूरी भी है, चूंकि जब सरकारें सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए बड़े बड़े दावे करती हैं, तो ये जरूरी है कि एक 1.25 लाख की आबादी जिनके ऊपर एक इस तरह का कानून थोपा गया, एक राष्ट्रीय पार्क के नाम पर, उन्हें उनके अधिकारों से, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि मूल अधिकारों से वंचित किया गया है। भियाड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए देखते रहिए थिंक 360।